आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ में मैं परिचय की अगली कड़ी के रूप में इनवाइट करता हूँ आदरणीय अश्विनी पटेल सर। बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हमारे संरक्षक की भूमिका में भी हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सर आप आए, संक्षिप्त परिचय अपना रखें। आदरणीय अश्विनी पटेल सर, स्वागत है। मिशन में जुड़े सभी लोगों को नमो बुद्धाय। आज के जो वक्ता लोग थे उन्होंने बहुत सारगर्भित और सामयिक जो समाज में कुरीतियां हैं और उनके समाधान है उन पे विचार दिया। बहुत सुंदर। दोनों लोगों को बहुत बहुत आभार। चूंकि मैं भी इन सामाजिक कार्यों में बहुत समय से जुड़ा रहा हूँ और चूंकि मेरा तो ये है कि चूंकि भुक्तभोगी भी हूँ। चूंकि 77 में मेरे पिता की हत्या हो गई थी और उस समय मैं मात्र इंटर पास था, इसलिए मेरी शिक्षा कोई विशेष शिक्षा का अवसर मुझे नहीं मिल पाया। केवल मैंने डिग्री जरूर ली लेकिन मैं पढ़ने नहीं जा पाया कॉलेज, क्योंकि मेरे सामने संकट आर्थिक भी आ गया था। जो पिताजी प्रधान अध्यापक थे और उस पर मैं बेसिक एजुकेशन में सैलरी बहुत कम थी। माताजी को 26 रुपए 25 पैसे पेंशन, मासिक पेंशन मिली थी। चूंकि बहुत समय तक कुछ समय मैंने ली वो पेंशन, इसके बाद वो पेंशन, चूंकि हम दोनों माँ बेटे गांव के रहने वाले थे, बरेली शहर में आते थे पेंशन लेने। DI से SDI, DI से लेकर DIS तक के काउंटर साइन कराते दुखी हो जाते, तो मुश्किल से साल 2 साल ली होगी और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इतना तो जो संघर्ष करता हूँ इसमें तो मैं कुछ कमा दूंगा अलग। तो चूंकि मेरा जो प्रारंभिक जीवन जो था, जो कलम ही हाथ में थी, इंटर पास था, ये सोच करके अपने जीवन यापन को मैंने एक शिक्षा का आधार बनाते हुए, यद्यपि नौकरी मेरे पास जो उस समय इंटर क्वालिफिकेशन थी और इंटर में था, तो मेरी नौकरी तो मेरी जेब में थी, लेकिन वो नौकरी मैंने नहीं की। और वो मैंने नौकरी 77 में नौकरी मेरे पास थी और 90 में मुझे ओवर एज होने के बाद नौकरी मिली, क्योंकि ये फॉर्म पहले का पड़ा हुआ था बैंक। और मैंने 7 बैंक में इंटरव्यू दिए, TCS प्री भी कर लिया, जो बिना तैयारी, पढ़ाते जितनी तैयारी हो गई उतनी तैयारी मैंने की। बाकी TCS प्री कर लिया, लेकिन मेन के लिए मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मेरा लगभग 12 से 14 घंटे 365 दिन मेरा काम था अध्यापन का, और उसी के सहारे पूरा अपना परिवार पालना था मुझे। अब चूंकि शादी हो चुकी थी तो परिवार भी बन चुका था, तो जीवन मेरा बहुत ही संघर्ष में रहा, लेकिन कभी एक तो हतोत्साहित नहीं हुआ और कभी जो आदर्श सिद्धांत से हटके मैंने कोई काम नहीं किया। यद्यपि मेरा जिस विभाग में नौकरी लगी वो नौकरी बहुत ही एक तरह से बेईमान विभाग था, लेकिन मैंने उस विभाग में अपनी एक भूमिका, आप उत्तर प्रदेश के उस विभाग में जो LDB बोला जाता है और ग्रामीण परिवेश में उसे भूमि विकास बैंक कहते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में मेरा नाम आज की 6 साल, रिटायर हो गए, 7वां साल चल रहा है, कहीं कोई मेरे नाम पे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये आदमी, बल्कि नेशनलाइज्ड बैंक के जब PLVC की मीटिंग होती थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार पटेल साहब आप LDB में कैसे पहुंच गए। तो मेरा भी आज भी ये है कि मेरी एक भूमिका अलग थी, एक अलग कल्चर था, अलग चरित्र था मेरा। तो पैसा का अभाव था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने को पैसे में, गलत पैसे में कभी लिप्त
लिप्त नहीं किया। उसी का नतीजा है कि मेरे सामाजिक में मेरा एक भाई डिप्टी जनरल आज की तारीख में मेरी देन है, एक भाई मेरे अध्यापक हैं और मैं बैंक मैनेजर से रिटायर हूँ और मेरा बेटा यही दिल्ली में इंजीनियर है और बेटी जो है वो उसके हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उसमें वो लखनऊ में पोस्टिंग। तो ईश्वर की दया है, आप लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद है और आप जैसे शुभचिंतकों की शुभकामनाएं हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक हूँ। और हाँ, एक कष्ट जरूर है कि हमारे माथे पे जो कलंक लगा हुआ है SC ST OBC का जो लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं, ये कलंक का टीका के कभी मिट जाए, उसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम इस कलंक को मिटा सकते हैं, अपनी सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए, जो वक्ता बहुत सारे हैं, मैं इसी के साथ हम शिक्षा, पाखंड, अंधविश्वास, पहला अस्त्र हमारा शिक्षा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। निश्चित रूप से शिक्षा ही एक ऐसा एक मात्र मूल मंत्र है जो हमारी हर प्रकार की उन्नति में सहायक होगा और शिक्षा ही हमको ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और इन विकारों से दूर करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों को नमस्कार, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अश्विनी सर आपका। निश्चित रूप से आपके विचार काफी अच्छे हैं और आपने जो मुख्य रूप से 2 सीख दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, विषम से विषम परिस्थितियां कैसी भी हो, बट अपना ही होप को, अपनी आशा को नहीं छोड़ना है और संघर्षरत रहना है। परिस्थितियों से ही तब के आदमी बाहर जब निकलता है तो रियल में सही मायने में वो व्यक्तित्व उसका निखार होता है। और साथ में आपने जो बताया कि आपके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना है, तो जो 2 महत्वपूर्ण चीजों पे आपने जोर दिया और अपने शिक्षा के महत्व पे भी प्रकाश डाला, इसके लिए निश्चित रूप से शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य है और आज के समय की मांग भी है। आपका बहुत बहुत आभार सर। आप सदैव मीटिंग से जुड़ते रहते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहते हैं। आपका मिशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर OP चौधरी सर जुड़े हुए हैं, हमारे मिशन के संरक्षक, मार्गदर्शक। तो मैं डॉक्टर OP चौधरी सर से सम्मान मिशन के माध्यम से इनवाइट करता हूं कि सर आप आए और अपना संक्षिप्त बच्चे के साथ में संक्षिप्त उद्बोधन रखें। आदरणीय OP चौधरी सर। धन्यवाद कृष्ण भाई। आज नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, बरसात थोड़ी हो रही है, तो मैं सभी का अभिवादन करता हूं और निरंतर आप लोग ये कार्य चला रहे हैं 85-86 सप्ताह से और देश भर के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोग 5-6 प्रदेशों, 7 प्रदेशों तक, 8 प्रदेशों तक पहुंच गए हैं और ये निरंतर जो अनवरत प्रयास आप सभी कर रहे हैं भाई जनार्दन पटेल जी के नेतृत्व में। और अभी अलका मधुसूदन दीदी बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, इसके पहले सर बोल रहे थे तब भी सुन रहा था कि किस तरह से हम पिछड़ी जात जो है, दलित हैं या जिनको शूद्र कहा जाता है, किस तरह से भेदभाव हो रहा है। थोड़ी सी राहत है कि अभी आपने देखा होगा कि NFS को लेकर के काफी कुछ संसद में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं और इसे कतई सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग, जो हमारा उद्देश्य है कि पहले हम लोग उस पर चोट करें। जैसे भी आप पूर्व वक्ता ने कहा कि जल चढ़ा देते हैं और जो पैसा होता है वो अपना ब्राह्मण ले लेता है, वहाँ जो पुजारी होता है ले लेता है। अमूमन पुजारी सब वही होते हैं, ब्राह्मण ही। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर एक शीतला माता मंदिर है मिर्जापुर में, आदिलाबाद में, बनारस के ही थोड़ा सा आगे, वहाँ मैंने देखा तो सब मल्लाह जात के लोग ही हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। तो निसंदेह अगर अच्छे संस्कारक, अच्छे पुरोहित अपना तैयार हो जाएंगे, थोड़ा कई बार नाम को लेकर के लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, खासकर मेरे जिले में जहाँ मैं रहने वाला हूँ अम्बेडकर नगर,
कि वहाँ अर्जक संघ का प्रभाव ज्यादा है, भाई इसमें क्या पुरोहित पुरोहित की बात हो गई। हमने कहा कतई नहीं बात हुई है। हमें जिस विध से भी जिसको, कल बहुत बढ़िया आर्टिकल राहुल भाई ने लिखा था, इसमें भी लिखा था राहुल पटेल जी ने कि सबके, अरे वो भरत सिंह पटेल जी ने बदायूं वाले, ये आस्था सबकी है। वो आस्था चाहे आपकी किसी भगवान में हो, कबीर में हो, अर्जक में हो, बुद्ध में हो, आस्था का केंद्र बिंदु कोई ना कोई होता है। और उसी आस्था से, उसी विश्वास से, जिसको हम लोग आत्मविश्वास कहते हैं, उसी आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पुरोहित प्रशिक्षण वर्ग है, ये भी एक तरह का प्रयास है कि हम में आत्मविश्वास विकसित हो और हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, साथ ही साथ अपने समाज के कल्याण के लिए जो कर सकते हैं वो निसंदेह करें। क्योंकि हम जिस समाज से आए हैं उसको, जहाँ तक की यात्रा हमने पूरी की है, उससे आगे ले जाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उसको हम सब आगे ले जाएं। ये अत्यंत सराहनीय प्रयास है कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और तमाम तरह के जो है वो क्रम कर रहे हैं। आचार्य रंजन प्रसाद जी हैं, सीएल शास्त्री साहब हैं, जो प्रायः कार्यक्रमों में रहते हैं, विधि विधान से कराते हैं। मेरा सौभाग्य आज कर्नाटक से यहाँ पर विपिन सर आए हुए हैं। मैं अभी वही निकल रहा हूँ सर से मिलने ही, BHU में रुके हुए हैं। तो निसंदेह एक ऐसी हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिला है कि हम लोग एक दूसरे को जान पाए, मिल पाए, समझ पाए कि हम बनारस से बैठे हैं, दिल्ली से कृष्ण कुमार जी बैठे हुए हैं, अलका जी जबलपुर से बैठी हैं, कोई राजस्थान से है, कोई कहीं से है, और सबसे हमारी राहुल भाई हैं, कोई बिहार से, सब कुछ झांसी छत्तीसगढ़ से हमारी सबकी बातचीत हो पा रही है। इस तरह से जो विचारों का विनिमय हो रहा है, विचारों का जो हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति भी बढ़ती है और हमें एक दूसरे के संस्कृति का ज्ञान भी होता है। साथ ही साथ हमारा समाज कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक की यात्रा किया है, किस जगह से कहाँ से हम आए हैं, अगर हम जाते हैं पीछे देखते हैं कहाँ से हम यहाँ तक की यात्रा कर पाए हैं, तो निश्चित रूप से मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ सबसे, उससे आगे कारवां को ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है कि ताकि वो लोग अपना लोग आगे बढ़ें। और इस जो पाखंड है, जो भेदभाव है, इसको हम कैसे दूर करें, इस पाखंड को दूर करना, भेदभाव को दूर करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि यहाँ जस्टिस क्या जिला न्यायाधीश थे KM पांडे जी फैजाबाद के, जिन्होंने 86 में जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया था और उस ताला खुला था, पूजा पाठ शुरू हुई थी। उन्होंने एक जजमेंट दिया था बाबा निहाल दास के केस में। बाबा निहाल दास एक गोविंद साहब, बहुत बड़ा मठ है अम्बेडकर नगर जिले में, फैजाबाद जिला था, वहाँ का बहुत प्रतिष्ठित मठ है, बड़ा अच्छा मेला लगता था। वहाँ जब महंत नहीं रहे, उत्तराधिकारी ये बनाए गए, तो वहाँ पर इनको स्वीकार नहीं किया। और ऐसे ये बाल ब्रह्मचारी थे, 4 साल की उम्र में इनकी माता जी ने वहाँ सौंप दिया था, वहाँ रहते थे वो, और जरा झूठधारी बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण को, रामचंद्र दास को सौंप दी गई, ये कोर्ट गए। उसी जज KM पांडे ने निर्णय दिया कि चूंकि ये कुर्मी जाति है, कुर्मी जात शूद्र होती है, इसलिए मठ के महंत नहीं हो सकते। खैर उसके बाद घटना बड़ी विभत्स घटी, लेकिन मैं उल्लेख कर दूं, एक चंदभान यादव थे जो बाबा भक्त थे, उन लोगों ने मिलकर रामचंद्र जी को मौत के घाट उतार दिया। एक गद्दी नसीन हुए, और गद्दी नसीन होने के बाद इनके जो शिष्य हैं वो भी यादव समाज से हुए, क्योंकि उनके वो उत्तराधिकारी बने। इस तरह से जगह जगह ऐसे 1-2 उदाहरण और मेरे पास है जो हमारे जिले के हैं। तो ऐसे पूरे देश में हो रहा है, पूरे हर जगह हो रहा है। कहीं की घटना हम लोग जानकारी होती है, कहीं की नहीं होती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से सबको घटना की जानकारी हो रही है। मैं निसंदेह आप सभी के प्रयासों का और ये पूरा खुले मन से प्रशंसा करता हूं। और जिस तरह से आप हर संडे जुड़ करके और ये कार्यक्रम चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाज को एक नई दिशा दे रहा है। समाज इससे हमारा आगे बढ़ेगा, हम शिक्षित बनेंगे, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप ही हमें आगे बढ़ने की, संघर्ष करने की और सबकी क्षमता आ जाएगी। निसंदेह मैं इन्हीं सबके साथ आप सभी का हृदय से नतमस्तक हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर OP चौधरी सर, आपका संरक्षण और मार्गदर्शन हम लोगों को समय समय पे मिलता रहता है।
और निश्चित रूप से आप जैसे महानुभावों के संरक्षण और मार्गदर्शन में हम सब इस मिशन के कार्यों को आगे ले जाने में जरूर एक दिन कामयाब होंगे और हो भी रहे हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि जुड़ना कितना जरूरी है, एक दूसरे की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ को बढ़ाने के लिए आपस में कनेक्ट रहना जरूरी है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म एक कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तरह तरह के लोगों के अपने विचार और तरह तरह के सांस्कृतिक समझ को साझा किया जाता है और उन्हीं से हम एक अच्छे मार्ग का निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आभार सर, आपने व्यस्ततम समय में से आज कुछ वक्त चुरा के हम सबको दिया, ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है सर। और आशा करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन और संरक्षण हम लोगों को सदैव इसी तरह से मिलता रहेगा। हम सभी आपके आशीर्वचनों के दर्शनाभिलाषी रहते हैं सर। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इस परिचय की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सीताशरण पटेल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आदरणीय डॉक्टर सीताशरण पटेल सर को इनवाइट करता हूँ कि सर आप आए अपना संक्षिप्त परिचय रखें। जी सर, स्वागत है। आप सबको सादर नमो बुद्धाय। ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मेरा सप्रेम अभिवादन। और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले महाराजगंज का रहने वाला हूँ और वैसे ये जिला कृषि के क्षेत्र में मिनी पंजाब कहा जाता है और यहाँ अपने लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और 40% लैंड प्रॉपर्टी हमारे पटेल भाइयों की है। और यहाँ 7वीं बार अपने ही समाज के पंकज चौधरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं और दूसरे टर्म ये वित्त राज्य मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारा यह क्षेत्र मिनी पंजाब जैसा है धान और गेहूं गन्ना के उत्पादन में, लेकिन यहाँ कोई कल कारखाना और कृषि पर आधारित कोई उद्योग न होने के कारण पिछड़ापन की स्थिति है। और क्योंकि किसान की जो समस्या है मूलतः हमारे लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, तो उनकी माली हालात बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया लोगों ने और कुछ बच्चों को इलाहाबाद और दिल्ली लखनऊ भेज के वो कंपटीशन की तैयारियां करा रहे हैं। कुछ बच्चे निकल भी रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं के तरफ हमारे समाज का बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हमारे जनपद का वो अपने बेटों को बेटियों को और मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही भेजना चाहते हैं। बिल्कुल सेफ जोन तलाशते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और आज की जो स्थिति हमारे एक साथी जो बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या अन्य जो भी इस देश के संवैधानिक पद हैं उन पर विसवर्णों ने धावा बोला है और उन पदों पर डाके डाल रहे हैं। वहां पहुंचने की उनको होड़ लगी हुई है और वो पहुंच के, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में वो रहेंगे तो चाहे किसी की भी सरकार बने, हमारे अपने लोग ही राज सत्ता में चले जाएं जो बहुत प्रयासरत रहते हैं कि हमें राज सत्ता में पहुंचना है। अगर पहुंच ही जाएंगे तो आज जो स्थितियां हैं कार्यपालक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग हैं नीचे, यानी उन आदेशों का शासनादेशों का इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, वो ठीक ढंग से हो नहीं पाए। ये जान लीजिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता रहा है। भले बेशक सत्ता आपकी हो, लेकिन नीचे जो अभी कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर या ऐसे उच्च पदों पर बैठे लोग जो मनुवादी मानसिकता के हैं, वो कतई आपके आदेशों शासनादेशों का इम्प्लीमेंटेशन उतनी मुस्तैदी से नहीं करेंगे। तो हमारे बच्चे, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में
जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और सेफ जोन, पैसे वाला, जो डॉक्टर बन जाएगा नर्सिंग होम खोल देंगे, पैसा ही पैसा आएगा, इंजीनियर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यूएसए चला जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। फिर आपके पास पैसा तो होगा लेकिन पावर नहीं होगा। अब पावर बहुत जरूरी है, तो पावर लेने के लिए तो भाई देखिए, हमको हमारे मीडिया सेक्टर में लोग नहीं हैं, मीडिया हाउसेज हमारे नहीं हैं, पैसे जरूर लोगों के हैं। आज सरकारें कहती हैं कि कुर्मियों को हमने तो इतना मंत्री बना दिया, इतना प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन हालात क्या है, कहाँ कितनी चल रही है हमारे लोगों की। कहीं भी कोई निर्णय नहीं। अभी एक हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, पिछले कार्यकाल में वहाँ लूटपाट हुई, पटेलों के घर जला दिए गए, और मंत्री अनुप्रिया जी हैं, उसी इलाके से उनका आदमी चुनाव लड़ा था, सांसद भी हुआ, लेकिन हालात बहुत खराब रही। तो ये स्थितियां कमोबेश हैं। और देखिए, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैंने प्रशिक्षण भी लिया है, बौद्धाचार्य हूँ। केंद्रीय शिक्षक की भी एक उपाधि है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये जो अंधविश्वास पाखंड हटाने मिटाने की बातें चल रही हैं, ये बहुत जरूरी है, हम सभी लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि हमारे इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि ये अंधविश्वास पाखंड ही हमारे पिछड़ेपन का और हमको हमारा मनोबल गिराने का, हमको शिक्षा के तरफ से जो है हटाने का ये षड्यंत्र है। अंधविश्वास के पाखंड के चलते ही हम पिछड़ रहे हैं, जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कम से कम अपने घरों परिवारों में तो हम लोग करें। अभी सब अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जरूरत पड़ जाएगी शादी विवाह की तो बुला लेंगे उसी मनुवादी को, बैठा लेंगे, वो सबसे ऊपर रहेगा। आप कितना हो विद्वान है, पीएचडी होल्डर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो श्लोक उल्टा सीधा सुनाएगा, आप सुनते रहें। तो चीजें हैं कि हम अपने घरों में उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करें। हमारा तो इतिहास गौरवशाली है, हम तथागत गौतम बुद्ध के वंशज हैं, मातृपक्ष से कोली वंश के नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, लोग जानते हैं। अब हमें नहीं पता है, हमारे महान पूर्वज ने दुनिया को शिक्षा दिया और दुनिया उनके रास्ते पर चलने के लिए आज आतुर है, यूरोपियन कंट्री भी, लेकिन हमें पता नहीं, हम नहीं जानते। तो हमें उसको भी जानना होगा। और गौतम बुद्ध का सिद्धांत जो है वो अनात्मवादी यानी ईश्वरवादी है। जो लोग भी, हमारे महामना रामस्वरूप वर्मा जी भी इसी बात को बड़ी मजबूती से उन्होंने कहा। तो अनात्मवादी, अनीश्वरवादी, जिसमें पूर्व जन्म पुनर्जन्म भाग्यवाद हो, ये निश्चित हमको पीछे ले जाएगा, उसको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उसके चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत। हमारे महामना गौतम बुद्ध ने भी हमको ये उपदेश दिया और उन्होंने कर्म पर विशेष जोर दिया, कर्म और शील, क्योंकि शीलाचरण करेंगे और कर्म करते रहेंगे तो उससे हमारा जो है अच्छा ही होगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा घर, अच्छा परिवार बनेगा। तो इस पर हमें ध्यान देनी। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा अपने इस फोरम में कि क्योंकि संवैधानिक जो दायरा है, ठीक है, हम शूद्र से आज संवैधानिक रूप से नहीं पहचाने जाते हैं। हमारी कभी एक पहचान थी शूद्र होने की या डिप्रेस क्लास होने की, जो अंग्रेजों ने नाम दिया था, लेकिन आज संवैधानिक की स्थिति काम करना है, अपने संवैधानिक दायरे में रह के काम करना है। और हम बात कर रहे हैं अगर SC/ST की, तो SC/ST संवैधानिक रूप से जो उसको सेफगार्ड मिला हुआ है आज की स्थिति में, आज के संविधान में,
कि उसको कोई वो नाम से संबोधन कर दे या नाम से कुछ भद्दी बात कह दे तो उस पर एक एक्ट लागू हो जाता है। लेकिन हम अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, बड़ी तादाद में हैं इस देश में हमारा सबसे ज्यादा जन संसाधन है जो कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों में काम करता रहता है और देश को समृद्ध बनाता है। इसके लिए तो ऐसा कोई सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं कि कोई कुर्मी को कुर्मी कह दे, अहिर कह दे, नाई कह दे और भद्दी बात कह दे और हम जाके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की नालिश करें, FIR करने की बात करें तो नहीं होगा। तो निश्चित जब हमारी कैटेगरी संवैधानिक कैटेगरी अलग है तो हमको कम से कम हम तो औरों के लिए सोचेंगे ही, क्योंकि हमारे तमाम महापुरुषों ने छत्रपति साहू जी महाराज हों या शिवाजी महाराज हों या बड़ौदा नरेश राव गायकवाड़ हों या अन्य जो भी महापुरुष हमारे रहे हमारे अपने समाज के, उन लोगों ने सबकी बिल्कुल गरीब से गरीब और जो अपमानित रहा है उसको उसके उत्थान के लिए काम किया है और हमारा समाज करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन सबसे सर मैं रोकना चाहूंगा प्लीज, समय काफी हो गया है। ठीक है।